हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये देखो कैसे कैसे स्पैमर्स होते हैं। मैंने हेलो बोला भी नहीं था, सबसे पहला कमेंट मैंने पढ़ा लो वॉइस। यार कहां से आते हो तुम लोग भाई? कौन सी जगह का पानी पिया है, कौन सी जगह का खाना खाया है जो तुम्हारे को बेटा कुछ भी सपने और कुछ भी ख्याल आ रहे हैं? लेक्चर शुरू करने से पहले ही लो वॉइस। अरे भाई मेरे को लग रहा है नो ब्रेन्स एट ऑल। ठीक है, कैसे हैं आप? मैं बेटा ओके ओके हूं, आप लोग कैसे हैं बताइए? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन की। ठीक है, एक सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने पोएम पढ़ा था, बहुत सारे पोएम पढ़े थे बचपन में, बहुत अच्छा समय था वो भी, है ना। आज बहुत मिस करती हूँ उन सब चीजों को, है ना। पोएम्स, कहानियां जो हम हिंदी के चैप्टर्स में पढ़ते थे, तो एक पोएम थी, यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंग की धारा है, यमुना लहराती है सुंदर, भारत कितना प्यारा है, फल फूलों से भरी भूमि है, खेतों में हरियाली है, आमों की डाली पर बैठी गाती कोयल काली है। बच्चों माँ ने पाल पोस कर तुमको बड़ा बनाया है, लेकिन ये मत भूलो तुमने अन्न कहाँ का खाया है, तुमने पानी पिया कहाँ का, खेले मिट्टी में किसकी, चले हवा में किसकी, बोलो बच्चों प्यारे भारत की। तो मैंने कहाँ का पानी पिया है बोला ना, तो मेरे को ये वाली पोएम याद आ गई, तो मैंने सुना दिया आपको। ठीक है, बट एनीवे युगल एक बारी दिखाना मुझे। यस, तो हम शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा, क्या सीक्वेंस में यही तो चैप्टर दिया होगा ना बेटा? यार चैट्स ऑफ हो गए बेटा। सीक्वेंस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन ही तो दिया हुआ है ना, तो हम यही वाला चैप्टर अब शुरू करेंगे। यस, और बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट, आप 2 क्वेश्चंस इसमें से मान के चलिए कि 2 क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। और बहुत ही, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वैसे भी सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर बड़े इंटरेस्टिंग है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना बेसिकली क्या है बेटा, जो आप बचपन से थोड़ा बहुत तो पढ़ते हुए आए हैं। क्या होता है हमारी किडनी के अंदर बेटा? क्या होता है हमारी किडनी के अंदर? हमारी किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन्स, है ना, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं बेटा, आपके यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इनिशियल वाला पार्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला है कि ओवरऑल अगर आप एनिमल किंगडम में देखोगे तो क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में है। फिर मेन जो आपको शुरू करना है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ओवरऑल पढ़ेंगे, फिर आप नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन कैसी होती है, आपकी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड कैसे बनती है, पूरा प्रोसेस, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे नेफ्रॉन से रिलेटेड। फिर यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या होता है, और फिर बेटा आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है, बट बीच बीच में काफी कंसेप्चुअल चीजें आएंगी। ठीक है, किडनी का फंक्शन रेगुलेट कैसे होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इट्स अ ब्यूटिफुल चैप्टर एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। और आज का दिनांक है 23 जुलाई। तो क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले रेडी हैं? और मैं हर क्लास में ये बोलना मैंने स्टार्ट किया है ताकि आप लोग भी बेटा इस चीज को बोलो। हर क्लास को शुरू करने से पहले अपने आप से क्या बोलना है कि आज की क्लास में मुझे सब कुछ समझ में आएगा, मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करूंगी या पढ़ाई करूंगा, और मुझे क्लास में ही क्लास का कंटेंट याद हो जाना चाहिए ताकि बाद में मुझे रिवीजन करने में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। इस चीज को मैनिफेस्ट करना है, इस चीज को आपको मैनिफेस्ट ही सिर्फ नहीं करना है कि बैठे बैठे मैंने क्लास की शुरुआत में बोल तो दिया, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पढ़ाई करते वक्त कभी मोबाइल चला रहे हैं, कभी मम्मी मैगी बना के दे दो, किचन में चले गए। नहीं बेटा, जिस सीट पे बैठे हुए हो डेडिकेटेड वे में वहीं पे बैठना है। और अब हम क्या करेंगे बेटा, शुरू करेंगे। यस एवरीवन, तो मेरे
प्यारे बच्चों के साथ में हम शुरू करते हैं बच्चों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन का चैप्टर इंट्रोडक्शन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। आज कोई समाप्ति एक्सप्रेस नहीं है तो इसे बेटा डिलीट कर दिया जाए। और सबसे पहले बेटा हमें शुरू करना है किससे? हमें सबसे पहले शुरू करना है चैप्टर में लिखा क्या हुआ है, एक्सक्रीशन। अब तक तो आप लोग भी मुझे ये वाली बात बता पाएंगे क्योंकि आपने कॉकरोच पढ़ लिया, आपने फ्रॉग पढ़ लिया, तो आप इतना तो आप समझ चुके हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक बारी मुझे बताइए आप लोग बेटा, यस जल्दी बताइए आप लोगों को क्या समझ में आता है बेटा। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड हिमांशी, साक्षी, साहिल, प्रिंस, नैना, सुहानी, गुलशन, एवरीबॉडी बेटा, जिनके नाम मैं ले पा रही हूं या नहीं ले पा रही हूं, बट सबको सबके लिए वही फीलिंग्स है, ठीक है। हाँ यस एवरीबॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन? अब कई बच्चे कह रहे हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, कई बच्चे कह रहे हैं यूरिनेशन, कई बच्चे कह रहे हैं एक्सहेलेशन। अब देखो सबसे करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी आपके एक्सक्रीशन की, सबसे करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? क्योंकि बेटा वेस्ट तो तुम्हारा फीकल मैटर भी है, वो भी वेस्ट है ना, जो तुम अपने एलिमेंट्री कैनाल से रिमूव करते हो, जो तुम्हारे गट से रिमूव होता है वो भी तो वेस्ट है, फीकल मैटर है, और तुम इसे भी वेस्ट कह रहे हो। लेकिन उस वेस्ट में और इस वेस्ट में क्या फर्क है? जब तुम डाइजेशन करते हो, जो चैप्टर तुम्हारा बेटा अनफॉर्चुनेटली हट चुका था, जब तुम खाना खाते हो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, तो तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल से पास होता है, तुम्हारे स्टमक में कच 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 डाइजेशन, इंटेस्टाइन में डाइजेशन, और फिर उस यूजफुल चीजों को तुम गट से एब्जॉर्ब कर लेते हो, है ना। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, उससे तुम एब्जॉर्ब कर लेते हो कि नहीं। और फिर बेटा जो तुमसे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब्ड। जितना भी प्रोडक्ट वेस्ट बना उसको तुम फीकल मैटर बोलते हो, जो तुम अपने बेटा एनस के थ्रू ऑफ कोर्स अल्टीमेटली वेस्ट को पास आउट कर देते हो, उसे इजेशन बोलते हैं। उसके लिए क्या शब्द निकाल बोलते हैं, इसे लिखना नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें दोनों के बीच में डिफरेंस बता रही हूं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे इजेशन बोलते हैं, है ना, उसे इजेशन बोलते हैं। लेकिन मैम एक्सक्रीशन और इजेशन में क्या फर्क है? अब बहुत सारे बच्चे सही लिख रहे हैं। अब भाई कई बार क्या होता है बेटा, मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्चुअल में आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है ना बेटा। तुमने रेस्पिरेशन पढ़ा, सेल्स के पास क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। तुम्हारे सेल्स जो होते हैं एनर्जी कैसे बनाते थे? इसी ग्लूकोज को बेटा, ग्लूकोज कहां से आया? खाया तो, फूड को तोड़ा तो ग्लूकोज बन रहा था, अमीनो एसिड्स थे, फैटी एसिड्स से, है ना। तो तुम इनको यूटिलाइज करते थे, सेल्स इनको यूज करते थे। तो सेल्स जब मेटाबॉलिज्म करती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है बेसिकली, कुछ चीजों का टूटना, कुछ चीजों का बनना। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से कुछ ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। जैसे प्रोटीन के बेटा मेटाबॉलिज्म से आपका क्या बनता है? अमोनिया बनता है, समझ रहे हो। वैसे ही बेटा आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से कई सारे नाइट्रोजनस वेस्ट, व्हेन आई से नाइट्रोजनस वेस्ट, तो सबसे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं बेटा आपके अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। आपका नहीं होता है, आपका क्या क्या होता है, ह्यूमंस में क्या क्या होता है वो तो मैं बताऊंगी, बट मेनली आप एनिमल्स के अंदर 3 इस प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है, ताकि आप एकदम से जंप ना करो टॉपिक पे। थोड़ा सा वो बनाना पड़ता है ना, ट्रेलर देना पड़ता है ना। तो अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूजुअली एनिमल्स में आप ऐसे एक्सक्रीटरी वेस्ट पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं? नहीं यार, और सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं होता बेटा। कई बार एक्सेस ऑफ इंजेशन से, कई बार एक्सेस ऑफ इंजेशन मतलब कुछ ज्यादा इनटेक अगर कुछ प्रोडक्ट्स का हो गया तो वो भी आप एलिमिनेट करते हो। कुछ आयंस का, जैसे कि क्लोराइड आयंस हो गए, है ना, कुछ आयंस का भी बेटा आप एलिमिनेशन कर सकते हो। तो इस तरीके के प्रोसेस को बेटा, जहां आप मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर, एक सेकेंड देना बेटा, है ना, या एक्सेस ऑफ इंजेक्शन की वजह से ज्यादा आ गया बॉडी के अंदर तो उसे एलिमिनेट आउट कर दिया, या कुछ आयंस को एलिमिनेट आउट कर दिया, सोडियम हो गया, क्लोराइड आयंस हो गए। इसी एलिमिनेशन प्रोसेस को आप बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई एक्सक्रीशन की।
मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं, कौन से एनिमल्स कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट आउट करते हैं, और एलिमिनेशन के लिए उनके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, यही हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। बोलो लिख लें इसे, यस एवरीबॉडी, बोलो लिख लें इसे एवरीबॉडी, यस। चलिए लिखिए, लिखिए एक्सक्रीशन की बेटा डेफिनेशन लिखते हैं। ड्यू टू एक्सेस of ingestion or due to metabolism some nitrogenous wastes may be formed like ammonia, urea, uric acid or even ions like sodium, potassium, chloride, etc., which needs to be partially or completely eliminated from the body। तभी तो हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी। मैंने ये जो एक शब्द लिखा हुआ है ना बेटा, पार्शियली और कंप्लीटली, इसका क्या मतलब है? मतलब भाई जो तुम्हारी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है ना बेटा, इनको तुम्हें कॉन्स्टेंटली रिमूव करना है। अब तुम या तो उन्हें कंप्लीटली रिमूव कर दे रहे हो या पार्शियली, मतलब कुछ तो बॉडी के अंदर है तो ऐसे अमाउंट में होगा जिससे तुम्हें कोई हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पार्शियली यानी कि कंप्लीट रिमूवल नहीं कर रहे हो। कई जगह पे कई प्रोडक्ट्स की कंप्लीट रिमूवल करते हो, कुछ की बेटा पार्शियल रिमूवल करते हो। और क्यों करना जरूरी है ना? पार्शियल का मतलब हो गया पूरा का पूरा नहीं हटाया, पर इतना हटाया जिससे कि तुम्हारी बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग हो सके। इन्हें रिमूव करना क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि ये टॉक्सिक हैं, और टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो या टॉक्सिक बेटा हैबिट्स हो या टॉक्सिक बेटा लोग हो जीवन से, उन्हें हमेशा एलिमिनेट कर देना चाहिए। और टॉक्सिक वेस्ट को अगर एलिमिनेट नहीं करोगे तो बॉडी में एक्यूमुलेट होगी तो ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। टॉक्सिक हैबिट्स को एलिमिनेट नहीं करोगे तो बेटा खुद बेटा डैमेज हो जाओगे। और टॉक्सिक लोगों को भी एलिमिनेट नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में वो बेटा टॉक्सिसिटी भर देंगे, समझ रहे हो ना? सो टॉक्सिसिटी हैज टू बी रिमूव्ड ऑल द टाइम। यस गाइज, ठीक है ना? समझ गए मेरी बात? मेटाबॉलिज्म क्या है तहसीन बेटा? वैसे तो ये बात आपको ब्रीदिंग वाले चैप्टर में भी समझाई गई थी, बट आई थिंक वहां पे आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता देती हूँ। यस, सारे बच्चे कह रहे हैं बुआ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अब आपके जीवन में अगर बुआ टॉक्सिक है तो आई डोंट नो, माई बुआ इज लाइक टू गुड, आई हैव गॉट क्वाइट अ लॉट ऑफ बुआज, ओके। सो जो भी मेटाबॉलिज्म का मतलब पूछ रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया था बेटा। मेटाबॉलिज्म मींस ओवरऑल जो आपकी रिएक्शंस चल रही होती है बॉडी में, सम टोटल ऑफ, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए, सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। हाँ हो, देखना सब अपने घर वालों की बुराइयां कर रहे हैं। मेरी मासी बुरी हैं, मेरी चाची बुरी है, मेरे सारे रिलेटिव बुरे हैं, अंकल बुरे हैं। देखना एक ने तो नाना या नानी, अरे भाई ये क्या हो गया? लैग हुआ ना थोड़ा सा?
हाँ, मैं इसे चेक कराती हूँ बीच बीच में, मुझे थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं अपने आप को धुंधला देख पा रही हूँ। हाँ, तुम्हारी सारी सच्चाई ना क्लास में निकलती है। अभी मासी आ जाएंगी ना तो मासी से भी तुम पैसे मांगोगे, भाई एक बार ही लैग हो गया था और ये बीच बीच में वीडियो धुंधली हो रही है। ये देख हुआ ना धुंधली, यहाँ पे मुझे धुंधली दिख रही है। इज इट कैमरे की प्रॉब्लम? ग्रीन कुछ नहीं आ रही थी, मैं रुक गई थी, पॉज हो गई थी और ये ऐसे बीच में धुंधला हो रहा है। हाँ, ये पहले तो कभी नहीं होता था। और मैं रुक कैसे गई थी, पॉज कैसे हो गई थी, वो कैसे हो सकता है? कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकडाउन, एनाबॉलिक मतलब फॉर्मेशन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें कुछ कुछ चीजें टूटती है, कुछ कुछ चीजें बनती है, उसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। ये क्या हुआ अभी फिर से देखा? क्या हो रहा है? ये बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मेरे यहां से प्रॉब्लम हो रही है। यस यस एवरीबॉडी, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? यही रिलेटिव जब तुम्हारे घर में आएंगे ना और जब तुमको पैसे देंगे कि बेटा रख ले रख ले रख ले रख ले, तब तुम उस 10 रुपए के लिए भी ना बेटा नाटक करते हो। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बुआ, कोई बात नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं बुआ, थैंक यू, कोई बात नहीं, अरे रख ले रख ले, कुछ नहीं बोलेंगी मम्मी, अरे रख ना। तब तुम्हें ऐसी मजे आते हैं। हाँ, और अभी सारे लोग अपने फैमिली मेंबर्स की बुराई करते, इतना पाप लगेगा ना तुम्हें, झूठे। हाँ, हम खुद करते थे। चलो चलो करें आगे। यस एवरीबॉडी, ये हो गया एक्सक्रीशन। पहले एक्सक्रीशन के एनसीईआरटी की ना फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करा देती हूं मैं, ठीक है? यस, चलो पहले एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ की मैं रीडिंग कराती हूं, फिर हम एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? ये देखो, पर ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ, तो बच्चों को ठीक लग रहा है, मुझे थोड़ी, मुझे असलियत कैसे पता चलेगी कब क्या हुआ? इसको चेक तो कराओ भाई। देखो बेटा एक बार एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ, एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, बहुत सारे आयंस लिखे हुए हैं, ठीक है? ईदर बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या तो मेटाबॉलिज्म की वजह से एक्यूमुलेट हो गया बॉडी में, या फिर अदर मीन्स, या फिर किसी और चीज की वजह से, जैसे एक्सेस ऑफ इंजेक्शन, ज्यादा बॉडी के अंदर आ गया ये कहीं से भी, है ना? यस, These substances have to be removed totally और partially, या तो इसे completely remove कर दो या तो इसे partially remove कर दो, ठीक है ना? In this chapter you will learn about the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous waste. बोला कि इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में? इन्हीं नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट कैसे करना है उसके बारे में, और मेन नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, ठीक है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। जो मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस ब्लर है, मैं ब्लर को ठीक करा रही हूं यहां से, ठीक है? जब मैं आपको 2 बार बता चुकी यहां पे ब्लर है तो उसको ठीक करो यार, मैं ब्लर को ठीक करा रही हूं, ठीक है? नो लैग नो ब्लर, वेदांत कह रहा है नो लैग नो ब्लर, मेरे को तो यहां से बेटा देखो ब्लर दिख रहा है, लेकिन मैं इसको ठीक करा रही हूं, ठीक है? अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म रिक्वायर्स, ये अभी मैंने पढ़ा नहीं है तो ये मैं अभी पढ़ाऊंगी, ठीक है? शुरू करें फिर एक बारी। यस, स्पैमिंग हो रही है, ठीक है चलो, लेकिन मेरे को यहां से ब्लर दिख रहा है, मेरे को यहां से वो दिख रहा है, पर बच्चों को नहीं दिख रहा था, तो मेरे लिए ये ठीक कर दो यार प्लीज। बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पे आगे बढ़े। यस एवरीबॉडी, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। यस एवरीवन, गिव मी अ थम्स अप। ऑल गुड? कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ना, आपको कैसे पता मैम? क्योंकि मैं भी बेटा तुम्हारी जगह पे कभी होती थी ना, 5-5 रुपए 10-10 रुपए के लिए फाइट करते थे हम, और हम तो भाई जब ज्यादा भाई बहन हो तो पैसे भी डिवाइड हो जाते हैं, और कई बार तो बेटा ऐसा हमारे साथ स्कैम होता था, क्योंकि हमारे पैसे हमें मिलते थे, मम्मी कहती थी दे दो मैं संभाल के रखूंगी, बाद में ले लेना। आज तक बेटा वो बाद वाला दिन आया नहीं है ना? चलिए, यस एवरीवन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बेटा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट में आपको बता रही थी, जो मेजर
नाइट्रोजनस वेस्ट आप एनिमल्स में पढ़ते हो। देखो वेस्ट तो बहुत सारे हैं, पर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, एक अमोनिया, एक यूरिया और एक यूरिक एसिड। इनको ना बेटा एक टेबल बनाएंगे और कंपेयर करते हुए इसे पढ़ेंगे, ठीक है। यस, रिलेटेबल। ये तो बेटा हर घर की कहानी है, कहानी हर घर की, कहानी घर घर की, ठीक है। एक टेबल बनाएंगे और इसे कंपेयर करेंगे, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को बेटा करेंगे कंपेयर, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। हाँ, नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही इसे कंपेयर करके आगे मैं बनाऊंगी, आप इसे पहले नोट कीजिए। तो हम एक टेबल बनाएंगे। नॉर्मल पोर्ट्रेट में बेटा आप कर सकते हो, नॉर्मल पोर्ट्रेट में 3 कॉलम्स बनाएंगे। एक में अमोनिया अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, यूरिया अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है तो क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड अगर है तो क्या बोलते हैं, इन्हें कंपेयर करना है। इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, तो आपको वैसे भी लर्न हो जाएगी, काफी इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट है अमोनिया वाले एनिमल्स कौन, यूरिया वाले एनिमल्स कौन, यूरिक एसिड वाले कौन। लेकिन सिर्फ अभी आपको एनसीईआरटी का पढ़ना है, एनसीईआरटी के बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैं एक टेबल बनाता है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है जी, और हम क्या करता है, इसको कंपेयर करता है जी। चलिए जी, ये क्या हो गया, 2-2 टेबल कैसे बनने लग गए थे। अमोनिया के लिए मैंने कुछ ज्यादा ही बेटा स्पेस दे दी है, बट कोई बात नहीं। चलिए, यहां हम लिखेंगे अमोनोटेलिक, ठीक है बेटा। अब तुम्हारे हाफ पेज में आएगा नहीं है, मेरे को कैसे पता होगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, अपने हिसाब से करो। यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ठीक है। देखो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। मैंने ये क्या लिखा हुआ है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। सिंपल सी बात है, अमोनिया रिलीज करने वाले प्राणियों को अमोनोटेलिक एनिमल्स बोला जाता है, यूरिया रिलीज करने वाले एनिमल्स को यूरियोटेलिक बोला जाता है, यूरिक एसिड जो एलिमिनेट आउट करेंगे उन प्राणियों को यूरिकोटेलिक बोला जाता है। सिंपल सी बात है। हम लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, एनिमल्स that eliminate out ammonia are known as अमोनोटेलिक एनिमल्स। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये तो बेटा नाम से ही क्लियर हो रहा है। यहां पे हम लिखेंगे एनिमल्स that eliminate out urea is known as यूरियोटेलिक। देखो यहां पे हमने लिखा हुआ है बेटा यूरी मतलब यूरिया। जब मैं यहां यूरी को लगा दूं, सी लगा दूं, तो वो यूरिक एसिड बन जाता है। इन दोनों के नाम में काफी सिमिलैरिटी है, तो बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो सकता है ना।
यहां पे हम लिखेंगे एनिमल्स दैट eliminates uric acid are known as, अब इसकी स्पेलिंग देखो, यूरिकोटेलिक। समझ में आ गई बात? कहां गलती करते हो उस चीज को ध्यान से देखना। मैं हमेशा बोलती हूं पेपर आसान आता है, लेकिन बेटा पेपर में ना एग्जाम वाले दिन पे इतना प्रेशर लगता है ना कि आप छोटी छोटी चीजों पे डाउट करते हैं। कल ऐसा ही कोई क्वेश्चन था ना जिसमें आप लोग डाउट कर रहे थे? कल ऐसा ही कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपने कहा था मैम ये दिया हुआ है, ये थोड़ी दिया हुआ है? कौन सा क्वेश्चन था, तुम्हें याद आ रहा है? फिर मैंने कहा था बेटा एक ही तो बात है, वो उसी का तो पार्ट है। क्या था, किसी को याद आ रहा है? ओवर ज्यादा एनालिसिस करते हो जब, है ना? कोई दुखदार समस्या तो नहीं है? प्लाज्मा एंड ब्लड, यस, पार्ट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स पार्ट ऑफ प्लाज्मा, राइट, वो वाला क्वेश्चन था। एंड प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, है ना? कोई दुखदार समस्या तो नहीं? अब बेटा देखो, जीवन में आपके बहुत सारे टॉक्सिक लोग होंगे जिनको आपको एलिमिनेट आउट करना है ना? हैबिट्स भी बहुत सारी टॉक्सिक होती है। आपको देखना है सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सी है। जैसे आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पढ़ते हो, अब आप देखो कि कुछ एनिमल्स अमोनिया ही क्यों रिलीज करते हैं, आप अमोनिया क्यों नहीं रिलीज करते? मैंने आपको पढ़ाया था एक चैप्टर में, बॉडी फ्लूइड्स में ही, कि आपके बॉडी में ऐसा नहीं है कि अमोनिया बनता नहीं है, आपके बॉडी में भी अमोनिया बनता है, बट वी कैन नॉट एलिमिनेट आउट अमोनिया। बेटा हमारी बॉडी में अगर हम 8% से ज्यादा पानी लूज कर जाएं, 8 या 12% ऐसा डेटा है, तो वी कैन डाई। वाटर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमें या नेचर ने ऐसा देखा कि भाई एनिमल्स कैसे जगह पे रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार ही उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिसाइड होता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई हमारी बॉडी में अमोनिया बनता ही नहीं है, पर हम अमोनिया एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। उसको रिमूव करने के लिए खूब सारा पानी चाहिए होता है, हम खूब सारा पानी लॉस नहीं कर सकते। इनफैक्ट आगे आप देखोगे आपके पास नेफ्रॉन्स क्यों होती है? ताकि आप पानी को सेव कर सको। आप यूरिन डाइल्यूट नहीं प्रोड्यूस करते। आपको मैं जब ये डेटा पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे कि भाई गजब तरीके से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है बॉडी में। आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रिलीज करते हैं क्योंकि हम कोशिश करते हैं जहां से पानी को बेटा एब्जॉर्ब कर सके, हम पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? एंड इवन इफ हमारी बॉडी में अमोनिया बन रहा है, बट हम इतना पानी लॉस नहीं कर सकते। जैसे आपके जीवन में कई हैबिट्स को हटाने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जैसे कि फोन से बेटा अननेसेसरी एप्स को से दूर रहने में बड़े एफर्ट्स लगते हैं। आप समझ रहे हो? हर किसी हैबिट को आपको अगर छोड़ना है तो अलग अलग लेवल का एफर्ट लगता है, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में बहुत कम। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट अमंग ऑल द नाइट्रोजनस वेस्ट। और अमोनिया और यूरिया को तो कंपेयर किया हुआ है कि भैया देखो, ऐसा नहीं है कि भाई यूरिया तुम्हारे लिए बहुत सही है तो यूरिया रख लेते हैं। मैम यूरिया तो कम, भाई तुम्हें तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तुम यूरिया को एक्यूमुलेट कर लोगे तो तुम्हें यूरीमिया हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तुम्हारा डायलिसिस चलेगा, जो आगे पढ़ाऊंगी मैं। तो ऐसा नहीं है कि लेस टॉक्सिक है तो रख लेते हैं ना मैम, लेस टॉक्सिक ही तो है। अरे भाई नहीं, एलिमिनेट तो तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा, तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्ट तो है। अमोनिया 1 लाख टाइम ज्यादा टॉक्सिक होता है एज कंपेयर्ड टू यूरिया। सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड को सबसे कम पानी चाहिए होता है फॉर इट्स रिमूवल। हाईएस्ट पानी चाहिए होता है अमोनिया को, और मॉडरेटली टॉक्सिक होता है बेटा यूरिया। यूरिया इज बीच का मतलब मॉडरेटली टॉक्सिक, ठीक है? यस एवरीवन, चलिए इसको लिखिए एक बारी, लिखें। अमोनिया requires a lot of water for its removal. Most toxic requires
मॉडरेट, मॉडरेट मतलब नॉर्मल, मीडियम, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल, मॉडरेटली टॉक्सिक। लीस्ट water for its removal, इसमें लिखेंगे लीस्ट टॉक्सिक। एक चीज और लिखेंगे बेटा, यहां पे बीच में डेटा लिख लेते हैं, अमोनिया इज 1,00,000 टाइम्स, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, मोर टॉक्सिक देन यूरिया। ये वाला डेटा ऐसे बीच में फिट कर लो। फिर बचे हुए एग्जाम्पल्स को फटाफट से करते हैं। डन कर लो पहले, फिर एग्जाम्पल्स करते हैं। डन। अब बेटा इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखो यूजुअली, देखो जरूरी नहीं है बट यूजुअली हम क्या बोलते हैं, यूजुअली हम बोलते हैं क्योंकि अमोनिया को बेटा क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए इसके रिमूवल के लिए, बहुत ज्यादा बेटा पानी चाहिए इसके रिमूवल के लिए, है ना। इसका मतलब है अमाउंट। नलायकों, जो बच्चे सुनते नहीं है ना कान से, सिर्फ रटते हैं और छापते हैं, है ना, दिस इज अमाउंट, और थोड़ा दिमाग भी नहीं लगाते, इतना कम है भाई। अब देखो बेटा, आपका जो अमोनिया है, यूजुअली आप देखोगे, यूजुअली जो पानी में रहने वाले हैं ना, यूजुअली आई एम सेइंग, नॉट नेसेसरी, बट ज्यादातर जिनके पास पानी बहुत अच्छे से अवेलेबल है, पानी में रहने वाले जो यूजुअली एनिमल्स होते हैं, वो आप देखोगे अमोनिया एलिमिनेट आउट करते हैं। और यूजुअली जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें भी, टेरेस्ट्रियल में आपको यूरिया और यूरिक एसिड दोनों दिखता है। टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे रहने वाले कुछ एनिमल्स के अंदर जो स्पेशली अंडे देने वाले होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स, वो आप देखोगे यूरिक एसिड एलिमिनेट आउट करते हैं। उनका भी कारण है, मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जब आप बोलते हैं अमोनोटेलिक, अब देखो एग्जाम्पल्स को याद रखना कितना आसान है। आप ऑलरेडी फ्रॉग पढ़ चुके हो, आप ऑलरेडी कॉकरोच पढ़ चुके हो, राइट। अब एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएगा, आप पूरी कहानी चाहे पढ़ लो, पर अगर आपको एग्जाम्पल से याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है बेटा, कोई फायदा नहीं है। तो आप एग्जाम्पल को भी याद रख सकते हो बहुत आसान तरीके से, अभी मैं बताऊंगी। जैसे बेटा आप अमोनोटेलिक के एग्जाम्पल्स क्या बोलते हो, जैसे मैंने बोला पानी में रहने वाले यूजुअली, तो पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स, पानी में रहने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं ना बेटा, वो अमोनिया रिलीज करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में पानी इतना सारा है आसपास कि वो पानी की उनको कमी नहीं महसूस होगी, ठीक है। अब आप यूरिक एसिड में देखो, मैं इससे कंपेयर करते हुए पढ़ा रही हूं क्योंकि आपने कॉकरोच पढ़ा, और कॉकरोच क्या है, टेरेस्ट्रियल, कॉकरोच टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है। आपको जहां पे कंपेयर करके बताया हुआ है वहां से आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे। तो पानी में रहने वाले इंसेक्ट ने तो मैम अमोनिया को एलिमिनेट आउट कर दिया, बट धरती पे यानी टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स क्या हो गए एट द सेम टाइम, यूरिक एसिड वाले, समझ गए, यूरिक एसिड वाले। कंपेयर हो गया कि एक्वेटिक वाले इंसेक्ट क्या होंगे और टेरेस्ट्रियल वाले इंसेक्ट क्या होंगे। वैसे ही एम्फीबियंस के लिए भी कहा हुआ है कि यार पानी में रहने वाले जो एम्फीबियंस होते हैं, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। आपने फ्रॉग पढ़ा, फ्रॉग का ही अगर आप लार्वा देखोगे ना, टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा वो अमोनिया एलिमिनेट आउट करता है क्योंकि वो पानी में रह रहा होता है। तो एक्वेटिक एम्फीबियंस जो होते हैं वो पानी में, यानी कि मैम वो क्या एलिमिनेट आउट करेंगे, अमोनिया। कितना आसान है, कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं, रटते रह जाओगे नहीं तो फिर कंफ्यूज ही होगे एग्जाम हॉल में। और बेटा ऑन द अदर हैंड तुमने
टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन का एक एग्जाम्पल पड़ा फ्रॉग। फ्रॉग टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन में आता है, तो आप इनको क्या बोलोगे? आप इनको बोलोगे कि ये होते हैं यूरिया वाले। तो आपने कंपेयर किया पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स को और धरती पे रहने वाले इंसेक्ट्स को, पानी में रहने वाले एम्फीबियंस को और धरती पे रहने वाले एम्फीबियंस को। तो पानी में रहने वाले इंसेक्ट और पानी में रहने वाले एम्फीबियंस दोनों अमोनोटेलिक है, लेकिन धरती पे टेरिस्ट्रियल वाले इंसेक्ट्स आपके यूरिक एसिड वाले हैं और टेरिस्ट्रियल आपके बेटा एम्फीबियंस क्या हैं? यूरिया वाले। यहां तक कोई दुखदर्द समस्या? अब वैसे तो दिमाग में आता है कि मछली जल की रानी, जीवन जिसका पानी, वो अमोनिया वाली होनी चाहिए क्योंकि वो पानी में रहती है। बट आगे मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तो दो प्रकार की मछलियां आप मेनली पढ़ोगे बेटा। दो प्रकार की मछलियां, अगर कोई बंगाली लोग हैं तो उनको तो थोड़ा ज्यादा पता होगा। एक मछलियां होती है बोनी फिशेस, वो यूजुअली खाई जाती हैं। खाने को तो इंसान बेटा फ्रॉग भी खा लेता है, बट खाई जाने वाली मछलियां, एडिबल जो फिश होती है वो बोनी फिशेस होती हैं, जिसमें रोहू, कातला, मागुर आपको पढ़ाऊंगी मैं एनिमल किंगडम में, है ना। तो ये जो बोनी फिश होती है ना, वो अमोनिया एलिमिनेट आउट करती है। और एक होती है जिसमें आती है शार्क, ठीक है। तो शार्क तो बेटा फ्रेश वाटर आपको उसमें मिलेंगी, समुद्र में मिलती हैं। कार्टिलेजिनस मछली होती हैं, है ना। ये बोनी मछलियां होती है क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स से बना होता है, और शार्क का जो एंडोस्केलेटन होता है वो बना होता है कार्टिलेज का। तो कार्टिलेज वाली मछलियां यूरिया एलिमिनेट आउट करती हैं, लेकिन बोनी वाली मछलियां क्या एलिमिनेट आउट करती हैं बेटा? अमोनिया एलिमिनेट आउट करती हैं, ठीक है। हाँ, बंगाली लोग सारा बंगाली में, सारा का सारा बंगाली में लिख रहे हैं। रुई माछ, कातला माछ, इलिश माछ, मागुर माछ, ओहो ओहो, देखना। हाँ हाँ, मतलब बेसिकली जो फिश देखो, ये बहुत ही बुरी बात है कि फिश इज रिलेटेड विद बंगालीज। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट साइड में और वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इवन इन द साउथ, सो मेनी पीपल दे लव मछली जल की रानी, ठीक है। वो उनका पर्सनल चॉइस है, वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन। अब बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग अवेयर होते हैं कि यू नो ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, तो दैट्स देयर पर्सनल चॉइस, लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट। बट क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मछली को बेटा आपने बंगाली से रिलेट कर दिया। भाई बहुत सारे लोग खाते हैं मछली, दैट इज नॉट एसोसिएटेड ओनली विद द बंगालीज, ठीक है। गलत बात है, मैंने भी वही चीज की, बट गलत बात है। चलिए 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 भाई, मछली के दुनिया से वापस आओ, इधर आओ, इधर आओ। यस एवरीवन, तो एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक और क्या ऐड कर देंगे? बोनी फिश। आपको बोनी मछलियों में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं आपको वो लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको वो लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बोनी फिश लिख दोगे, दैट इज सफिशिएंट। वेराज कार्टिलेज वाली जो मछलियां होती हैं, जिसमें शार्क आता है, कार्टिलेजिनस मछली, कार्टिलेजिनस फिश, वो क्या एलिमिनेट आउट करती है मैम? वो यूरिया। और बेटा आप यानी कि ह्यूमन बीइंग्स, ये भी क्या एलिमिनेट आउट करते हैं? ये एलिमिनेट आउट करते हैं यूरिया, क्योंकि अपना तो हमें पढ़ना ही है। अब मैम यूरिकोटेलिक के भी बहुत सारे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। मैंने यूरिकोटेलिक क्या बोला? सबसे कम टॉक्सिक। ये ना पानी इसको ज्यादा नहीं चाहिए होता और ये सबसे कम डिफ्यूज करता है। अमोनिया बहुत जल्दी जल्दी डिफ्यूज कर जाता है, इजीली डिफ्यूजेबल, है ना। तो अमोनिया बड़ा टॉक्सिक है भाई। यूरिक एसिड जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं ना बेटा, अंडे देने वाले, ऐसे हार्ड अंडे, जैसे बर्ड का एग हो गया, एग बोल रही हूं, एग हो गया, चिकन के अंडे देखे हैं ना बेटा, तो एग लेइंग एनिमल्स जो होते हैं यूजुअली यूरिक एसिड एलिमिनेट आउट करते हैं। एक्चुअल में आप देखोगे कि वो उनका एक इवोल्यूशन के प्रोस्पेक्टिव से एक तरीके का डिफेंस भी मैकेनिज्म है, क्योंकि जब अंडा बनता है बेटा, एम्ब्रियो उसके अंदर ही होता है, तो अगर कोई और नाइट्रोजनस वेस्ट बनता तो वो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए बड़ा टॉक्सिक होता, उसको एलिमिनेट आउट करना भी बड़ा कठिन होता। तो जब यूरिक एसिड बनता है ना, तो यूरिक एसिड उनके शेल में डिपॉजिट हो जाता है यूरिक एसिड, तो उनके डेवलपिंग एम्ब्रियो को हार्म भी नहीं करता है। आपको इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया कि क्यों एग लेइंग एनिमल्स के अंदर यूरिक एसिड जो होता है वो एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है। जैसे कि एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं रेप्टाइल्स, आप तो बेटा इस कैटेगरी में आओगे वैसे सपोले, है ना। फिर आ गए बेटा आपके बर्ड्स, और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लैंड स्नेल्स। आप सबने बेटा स्नेल्स देखे होंगे, स्नेल्स देखे हैं ना, ऐसे दिखते हैं स्नेल्स,
कहां बनाऊं, कहां जगह है? आपने स्नेल्स देखा है? ऐसे टाइप के नहीं दिखते हैं? ये उनका शेल ऐसे देखें, स्नेल्स पानी के मौसम में ज्यादातर दिखते होंगे आपको। तो लैंड स्नेल्स भी क्या होते हैं बेटा? आपके यूरिक एसिड वाले। दैट्स ऑल। अब मैं इनसे रिलेटेड एक दो बातें आपको बताऊंगी जो टेबल के बाहर करेंगे हम, जो टेबल के बाहर हम करेंगे, ठीक है? स्नेल बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो आपको बस थोड़ा सा डन 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 कर लिया। डन 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 डन। यस, मॉल्यूस्का होता है स्नेल। हाँ, कोई दुखद समस्या तो नहीं बेटा, बहुत आसान है। आपको मैंने एग्जाम्पल को भी ना एक ब्रेक ब्रेक करके समझाया और पढ़ाया ताकि आपको ना याद रखने में आसानी हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे you have to memorize the examples. So if you plan it in a certain way, it's easier to memorize the things. Okay guys? Done, 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 done. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तो हमने देख लिए मैम। अब बताइए कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। लेकिन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखने से पहले एक दो छोटी छोटी बातें जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो मैं आपको अमोनिया और यूरिक एसिड से रिलेटेड बता देती हूँ, और फिर मैं आपको एनसीईआरटी की इस पार्ट की रीडिंग कराती हूँ, और फिर मैं बेटा स्टार्ट करूंगी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। टेबल यहीं पे खत्म है। हम नोट डाल के एक दो बातें और करेंगे, ठीक है? हम नोट डाल के बेटा एक दो बातें और करेंगे, तो कृपया करके नोट डालिए। और नोट में हम सबसे पहले बात करेंगे, एनसीईआरटी कहती है अमोनिया is usually eliminated as ammonium ion across body surface और गिल सरफेस। बोला अमोनिया, जो भी एनिमल्स बेटा अमोनिया एलिमिनेट आउट करते हैं, जैसे कि आपने मछली पढ़ा, वैसे ही बेटा कुछ लोअर एनिमल्स और होते हैं, जैसे पॉरीफेरा हो गए, सिलेंट्रेटा हो गए। एनिमल किंगडम के आपने फाइलम्स मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, कई बार लिखवाए हुए हैं, भले ही हमने एनिमल किंगडम पढ़ा नहीं है, बट मैंने पॉरीफेरा स्पॉन्जेस का जिक्र कई बार किया है। सिलेंट्रेटा रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ही हमने पढ़ा था, है ना? सिलेंट्रेटा हो गए, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, ऐसे सीक्वेंस में आप फाइलम्स पढ़ते हो, तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा हो गए, या फिर मछली जल की रानी। अमोनिया एलिमिनेट आउट करने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया को पहले अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे सिंपल डिफ्यूजन से बेटा या तो बॉडी सरफेस से एलिमिनेट कर दिया, या जिसके पास गिल्स है वो गिल्स के सरफेस से बेटा एलिमिनेट आउट करते हैं, ठीक है? अब जैसे मछली को तुम बना के देख सकते हो कि मछली क्या कर रही है, चारों ओर मछली के क्या है बेटा, पानी ही पानी। समझ लो ये उसका गिल है, तो उसने क्या किया, ये चारों ओर क्या है बेटा, जल, जल है। जल में हमारी प्यारी प्यारी जग से न्यारी मछली रह रही है, मछली की आंख, है ना? और इसकी बॉडी में क्या हुआ बेटा, सबसे पहले अमोनिया कन्वर्ट हुई किसमें, अमोनियम आयंस में, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि या तो बॉडी सरफेस या तो गिल सरफेस से बेटा ये डिफ्यूज हो जाती है, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूज आउट अक्रॉस गिल। कोई दुखद समस्या? यस एवरीवन, डन 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 डन। सेकेंड पॉइंट बेटा हमें क्या लिखना है बेटा, एक एनसीईआरटी में यूरिक एसिड एलिमिनेट आउट करने वाले एनिमल्स के बारे में एक बात कही है। कभी बेटा आप जरूरी काम के लिए या कहीं तैयार होके या शादी में जाने के लिए या किसी दोस्त से मिलने के लिए या मॉल जाने के लिए, मतलब कहने का मतलब है
किसी भी जरूरी कार्य के लिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं, कई दफा आपके साथ ये हुआ होगा बेटा कि सडनली आपके ऊपर बेटा कुछ तो गिरता है और फिर आप ऐसे देखते हैं, फिर आप कहते हैं क्या गिरता है बेटा? कभी पेड़ के नीचे खड़े हो, कभी तो बालकनी में भी बेटा कपड़े सुखाए हैं, है ना? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या गिरता है, क्या गिरता है? यस, एक बच्चा लिख रहा है कबूतर गिरता है। अरे कबूतर नहीं गिरता है, उसको आम भाषा में क्या बोलते हैं तुम लोग? मतलब कि अंग्रेजी में तो अभी आप पढ़ोगे पेलेट या पेस्ट, है ना? हाँ, तो एक्चुअल में जो ये यूरिक एसिड एलिमिनेट आउट करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी बेटा क्या, बर्ड्स। तो बर्ड्स, चिड़ी, अब बोल रहे हैं बीट, बीट ही बोलते हैं वैसे तो आपके आम भाषा में, है ना? तो वो जो है ना यूरिक एसिड को एलिमिनेट करते हैं एक सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में। तो एक्चुअल में उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है और उनका जो वेस्ट होता है, जो आपका फीकल मैटर जैसे आप बोलते हो, वो एक साथ रिलीज करते हैं क्योंकि उनका कॉमन चेंबर होता है क्लोएका। जैसे आप बर्ड्स के केस में पढ़ते हो तो उनके पास भी क्लोएका होती है, तो उनका वो जो वेस्ट है वो पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में बेटा वो रिलीज करते हैं। उसे पेलेट बोलते हैं या पेस्ट बोलते हैं, ठीक है? तो उसको भी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि यूरिक एसिड इज यूजुअली एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पेलेट और अ पेस्ट, और ये बिल्कुल इसमें पानी की बड़ी कमी होती है, ठीक है? और आप देखोगे कभी अगर ऑब्जर्व करोगे तो बड़ी जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं, बिकॉज आप सोचो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिन कैसे बाहर आ रहा है और उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसे बाहर आ रहा है। तो आपके में पानी फिर भी है लेकिन उनके में पानी नहीं होता है, क्योंकि यूरिक एसिड बहुत कम पानी में भी रिमूव हो जाता है, समझ रहे हो? तो इस बात को हम लिख लेते हैं बेटा नोट के सेकेंड पॉइंट में, यूरिक एसिड इज, तो जब जरूरी काम होता है ना तो ये पेलेट और पेस्ट तो बेटा आपका इससे जरूर सामना होगा, यूजुअली एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट। आई डोंट थिंक कि कोई दुखदार समस्या होगी। जल्दी जल्दी इसे बेटा कृपया करके नोट कीजिए। पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और फिर बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। डन, नोटेड, बहुत शानदार, वेरी वेरी गुड, कितनी अच्छी ड्राइंग बनी है ना। चलिए एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं। बहुत शानदार बेटा, एनसीईआरटी की रीडिंग को बहुत ज्यादा सिंसियरली करना है बेटा, साथ में मेरे साथ में, ठीक है ना? देखो हमने यहां पे छोड़ा था अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, ये बात हमने कही है, सबसे हाईएस्ट वाटर इसको चाहिए होता है एलिमिनेशन के लिए। Whereas uric acid being the least toxic can be removed with a minimum loss of water, the paste or the pellet। और आप क्लास में याद करते हुए जाइए, है ना? The process of excreting ammonia is ammonoteliism। ammonoteliism फिनोमिना को बोल रहे हैं जिससे आप अमोनिया एलिमिनेट आउट करते हैं, और ऐसे एनिमल्स को अमोनोटेलिक बोलते हैं। Many bony fish, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक इन नेचर, क्योंकि ये अमोनिया एलिमिनेट आउट करती है। अमोनिया as it is readily soluble is generally excreted by diffusion across body surface or through gill surface like in fish as ammonium ion। अमोनिया क्योंकि बहुत इजीली सोल्यूबलाइज हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, उसको बहुत आसानी से आप अक्रॉस बॉडी सरफेस या गिल सरफेस आप एलिमिनेट आउट कर सकते हैं। किडनी डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर इट्स रिमूवल। अगर इनके पास किडनी है भी, जैसे ऐसा नहीं है कि मछली के पास किडनी नहीं होती है, तो मछली के पास किडनी होती है, पर किडनी का रोल बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में। ये काम इनके अक्रॉस बॉडी सरफेस ही हो जाता है।
Terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea or uric acid for the conservation of water. मैंने आपको बोला कि भाई नेचर का नियम है, जैसी डिमांड होगी वैसा वैसा बेटा नेचर आपको बनाएगी। तो जब पानी में रहने वाले, और लाइफ पहली बेटा कहाँ आई थी? लाइफ पहले पानी में आई थी। ये आप अगर गलती से 12वीं कक्षा में पहुंच गए और आपको इवोल्यूशन पढ़ने का सौभाग्य मिला तो आप देखोगे पहली जो जिंदगी आई थी, लाइफ आई थी, वो पानी में आई थी, और पानी से फिर टेरेस्ट्रियल लाइफ आई थी। तो जब पानी में आया तो पानी वालों के लिए तो अमोनिया काम कर रहा है, पर मैम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए अमोनिया जो है दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, है ना। तो आप अमोनिया तो एलिमिनेट आउट नहीं कर सकते, तो फिर एडेप्टेशन, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन मतलब धरती पे रहने वाले लोगों को के लिए जो एडेप्टेशन थी पानी को सेव करने के लिए, वो एडेप्टेशन में बेटा यूरिया और यूरिक एसिड आए। ठीक है, यस। आगे देखो बेटा, मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिश। ये जो मरीन फिश लिखा हुआ है ना बेटा, मरीन का क्या मतलब है यहाँ? मरीन का यहाँ मतलब है समुद्र, जहां तुम अभी तक बहुत कम ही गए होगे बेटा। आगे जाने का सौभाग्य मिलेगा अगर तुम कभी जीवन में अच्छा कुछ काम करोगे। या तो जो समुद्र के पास रहते हैं बेटा वो तो भाई हर दूसरे दिन समुद्र जा सकते हैं, है ना। तो मरीन इज समुद्र बेसिकली, मरीन इज समुद्र बेसिकली, और सी बेसिकली, और कार्टिलेजिनस मछलियां मरीन में रहती हैं। शार्क तुम्हें कभी बेटा अपने तालाब में तो नहीं दिखेगा कि आ भाई अभी तेरे पे अटैक करता हूं। तालाब बनाया तुमने, तालाब में तुम तो कुछ भी कर सकते हो बेटा, शार्क भी पाल सकते हो, है ना। आजकल वैरायटी ऑफ बेटा लोग एक्वेरियम में भी शार्क रख लेते हैं, बट वैसे तो समुद्र में पाई जाती है ना बेटा, है ना। तो वो समुद्री वाली होती है कार्टिलेजिनस मछली। एनीवे, तो आपके मैमल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, और आपके क्या हो गए बेटा? शार्क, जैसे कि समुद्र में रहने वाली मछलियां और कार्टिलेजिनस मछलियां, वो क्या एलिमिनेट आउट करती है? यूरिया, और इनको बोला जाता है यूरियोटेलिक एनिमल्स। ठीक है। Ammonia produced by metabolism converted into urea in the liver of these animals and released into the blood which is filtered out by kidneys. बेटा ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बात हो रही है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि ऐसे एनिमल्स में अमोनिया नहीं बन सकता मैम। तो इनकी बॉडी में अगर अमोनिया बनता है तो मैम इसे इमीडिएटली यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये काम करता है लिवर, क्योंकि वहां पे चलती है यूरिया साइकिल, और फिर मैम यूरिया को ही एलिमिनेट आउट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमोनिया बना नहीं, बट अमोनिया को आप एलिमिनेट आउट नहीं करते हैं। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स। बेटा ये अभी आपने पढ़ा नहीं है तो मैं इसे अभी नहीं बताऊंगी। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, यूरिया रिटेन बाय किडनीज का क्या मतलब है, ये आगे जब मैं आपको किडनी पढ़ाऊंगी तब मैं पढ़ाऊंगी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए, या आपके टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हो गए, वो यूरिक एसिड को बेटा एलिमिनेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट with a minimum loss of water, and they are called as uricotelic animals. So we have covered each and every line of NCERT in your notes, and I hope now you are very clear. Now the next topic is the different type of excretory structure. अब कृपया करके ना बेटा इसमें बहुत सारे नाम एनिमल्स के आएंगे जो आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने एनिमल किंगडम अभी पढ़ी नहीं है। जितना आपके लिए अभी जरूरी होगा, मैं इसको पढ़ाने के बाद एक नोट फॉर्म में मैं आपको बता दूंगी, ताकि आपको एटलीस्ट ये क्लैरिटी रहे कि ये एनिमल कौन से फाइलम में है, ये कहाँ का एनिमल है। क्योंकि आपको अभी आपने एनिमल किंगडम पढ़ा ही नहीं है, तो आपको नहीं पता एम्फिऑक्सिस क्या होता है, ब्रैंकियोस्टोमा क्या होता है, सिफेलोकॉर्डेट्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं, आपको नहीं पता है। पर यहाँ एग्जाम्पल्स में इन सबके नाम मेंशन्ड है। तो पहले तो आपका काम होगा कि सारे एग्जाम्पल्स को फटाफट से लिख लो, और मैं थोड़ा सा आपको बेटा एक ओवरव्यू दे दूंगी कि सिफेलोकॉर्डेट क्या होते हैं या प्रोटोकॉर्डेट क्या होते हैं, कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो मैं आपको अभी दे दूंगी। ठीक है, मुझे बस 1 सेकंड टाइम दो, मैं थोड़ा सा पानी मंगा लेती हूँ। ठीक है, डन कर लो। 1 सेकंड बेटा। पानी, ठीक है। देखो बेटा, कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के नाम दिए हुए हैं, कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के नाम दिए हुए हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स, नेफ्रीडिया एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स, मैल्फिगियन टिब्यूल्स एंड बेटा किडनी। ये कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के नाम दिए हुए हैं।
आप 1 बाई 1 लिखना, आप सारे नाम मत लिखना, ठीक है? आप 1 बाई 1 लिखना ताकि आपको ना एग्जाम्पल्स कई होंगे, थोड़े ज्यादा भी हैं, तो आप स्पेस का अंदाजा कर पाओ। तो आप सबसे पहले प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल से शुरुआत करो। हालांकि प्रोटोनेफ्रिडिया जो स्ट्रक्चर्स कॉमनली यूज कर लेते हैं, बट प्रोटोनेफ्रिडिया वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप इनको ऑल्टरनेटिव मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया को ही फ्लेम सेल्स बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है वो है प्रोटोनेफ्रिडिया एंड फ्लेम सेल। अच्छा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का काम क्या है? आप कहोगे कि मैम काम तो आप ऑलरेडी बता चुके हो। काम तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मतलब एक्सक्रीशन करेंगे, बट सिर्फ ये एक्सक्रीशन नहीं करते हैं बेटा, ये करते हैं एक्सक्रीशन के साथ साथ में ऑस्मो रेगुलेशन। कृपया करके इस बात को ध्यान से लिखिए। आपको मैं ये बता दूं, आपके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सिर्फ एक्सक्रीशन नहीं करते। एक्सक्रीशन का मतलब तो आप पढ़ चुके हो, नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट आउट करना, लेकिन ये एक्सक्रीशन के साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं जिसके बिना तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो है ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर आयोनिक बैलेंस मेंटेन करना, वाटर आयोनिक बैलेंस मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना, इनका वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन होता है। समझ में आ गई बात? तो अगर आप बेटा ऑस्मो रेगुलेशन देखेंगे, इसका मतलब होता है वाटर आयोनिक बैलेंस। वाटर आयोनिक बैलेंस। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ना ही केवल एक्सक्रीशन करते हैं, बल्कि बेटा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम साथ के साथ करते हैं, दैट इज द वाटर आयोनिक बैलेंस मेंटेन करना। यस, ठीक है। यस एवरीवन। अब हम बात कर रहे हैं बेटा प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स की डायरेक्टली एग्जांपल्स। आपको नाम याद रखने हैं और आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं कि किडनी किसमें होता है, मैल्फिगन टिब्यूल किसमें होता है। मैल्फिगन टिब्यूल तो बेटा तुम भी बता सकते हो, तुमने कॉकरोच में पढ़ा था, इंसेक्ट में पढ़ा था, है ना। एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड किस पे होता है, या नेफ्रिडिया किसके पास होता है, या प्रोटोनेफ्रिडिया किसके पास होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स का सबसे फेमस एग्जाम्पल जो आप एनिमल किंगडम में भी पढ़ोगे, तो हम डायरेक्टली एग्जांपल्स लिख रहे हैं बेटा। तो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स आप पढ़ोगे सबसे पहले, ये प्रेजेंट होता है प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटीहेल्मिन्थिस तो आपने फाइलम सुना हुआ होगा, तो इसको तो मुझे डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं है। प्लैटीहेल्मिन्थिस, जैसे आपने फाइलम्स के नाम लिखे थे, एक बारी बेटा ब्रीदिंग वाला चैप्टर खोल के देखो, आपने लिखा था फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिन्थिस। फ्लैट वर्म्स, प्लैटीहेल्मिन्थिस आर फ्लैट वर्म्स जिनके पास प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स होता है। दिस इज फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस। फिर बेटा ये किसके पास होता है, ये होता है प्रोटोकॉर्डेट्स के पास। ये आपको नहीं पता है तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी नेक्स्ट पेज पे। प्रोटोकॉर्डेट्स में भी स्पेसिफिकली ये किसके पास होता है, सिफेलोकॉर्डेट्स। ये सब मैं आपको पीछे एक नोट फॉर्म में बता दूंगी, सॉरी। सिफेलोकॉर्डेट, और सिफेलोकॉर्डेट का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेट। एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेट एक आप लिख लो, एम्फिऑक्सिस। एम्फिऑक्सिस जिसके मल्टीपल नाम हैं, ब्रैंकियोस्टोमा या लैंसलेट। एक ही प्राणी के मल्टीपल नाम, प्राणी एक ही है, या तो लैंसलेट बोल लो, या तो ब्रैंकियोस्टोमा बोल लो, या तो बेटा क्या बोल लो आप, एम्फिऑक्सिस बोल लो। लेकिन ये प्रोटोकॉर्डेट्स में जो सिफेलोकॉर्डेट्स आते हैं, ये होते क्या है, ये मैं आपको बेटा एक छोटा सा नोट फॉर्म में नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी। तो प्लैटीहेल्मिन्थिस वाले एनिमल्स जो होते हैं, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस। फिर प्रोटोकॉर्डेट क्या होता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर बेटा एक सब फाइलम होता है जिसे बोला जाता है प्रोटोकॉर्डेट, ठीक है। सब फाइलम तो नहीं है, सब फाइलम तो आपके ये क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेट है और यूरोकॉर्डेट होता है। मैं नेक्स्ट पेज में आपको भी समझाऊंगी। दिस इज बेसिकली अ कैटेगरी अंडर फाइलम कॉर्डेटा। दो ग्रुप्स होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स
और यूकॉर्डेट्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में बताऊंगी। अभी आप सिर्फ एग्जांपल लिखो कि मैम एक प्रोटोकॉर्डेट्स भी होते हैं जिनमें सिफेलोकॉर्डेट्स आते हैं, और सिफेलोकॉर्डेट का मैम ने एग्जांपल लिखा हुआ है एम्फियोक्सिस, जिसको ब्रैंकियोस्टोमा भी बोला जाता है, जिसको लैंडस्लिट भी बोला जाता है। इनमें आपको दिखते हैं बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया या प्रोटोनेफ्रीडिया विद फ्लेम सेल्स। फिर मैम अगला एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है बेटा रोटीफर्स। रोटीफर एक जूप्लैंक्टन है। रोटीफर is a type of zooplankton. Do you know what is the zooplankton? प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, किसी को पता है? व्हाट इज प्लैंक्टन? प्लैंक्टन क्या होते हैं? जैसे आप पढ़ते हो बेटा क्या? यस, आप पढ़ते हो बेटा क्या? आप पढ़ते हो क्या? कुछ नहीं पढ़ते हो आप लोग, सिर्फ स्पैमिंग करते हो। प्लैंक्टॉन्स आप बॉटनी में भी कहीं पे सुनोगे बेटा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। फाइटो मतलब प्लांट और जू प्लैंक्टन, यस वाटर करंट, वेरी वेरी गुड, मूव पैसिवली, बहुत सही आंसर दिया बेटा। देखो प्लैंक्टन पहली बात तो आपको नेकेड आइज से कभी नजर नहीं आएगा। प्लैंक्टन पानी में है, लेकिन आपको ना नजर तभी आएगा जब आप उस पानी को फिर माइक्रोस्कोप में देखोगे। तो माइक्रोस्कोप में ये माइक्रोस्कोपिक जू है तो एनिमल, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जिनको भी आप जू प्लैंक्टन बोलते हो। तो वाटर करंट जो होता है ना, पानी का बहाव, पानी के बहाव के साथ साथ ये मूव करते हैं। इनकी जो मूवमेंट होती है पानी का करंट जैसा है, पानी का फ्लो जैसा है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ये मूव करते हैं पैसिवली। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए ये बात यहां पे लिख भी दे रही हूं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक organisms that move along the water current, move along the water current। समझ में आ गई बात? हाँ, पैसिव मूव करेंगे, पैसिव मूव करेंगे। यस, कुछ एनेलिड्स, एनेलिडा में कौन आता है? एनेलिडा में अर्थवम आता है, पर अर्थवम जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ एनेलिडा के पास प्रोटोनेफ्रीडिया होती है, कुछ एनेलिडा के पास बेटा नेफ्रीडिया होती है। नेफ्रीडिया होती है आपके अर्थवम के पास। तो कुछ एनेलिड्स के पास भी बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। तो हम यहां पे इस तरीके से लिखेंगे, सम एनेलिड्स, सम एनेलिड्स और एनेलिडा हैज बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया। बस इतने एग्जाम्पल है। और नेफ्रीडिया का एक एग्जाम्पल लिखोगे, सम एनेलिड्स, कुछ के पास ये, कुछ के पास वो। और यहां कुछ एनेलिड्स में, यहां पे जैसे कौन से एनेलिड्स के पास है ये नहीं बताया हुआ, पर यहां पे बताया हुआ है कि जैसे कि अर्थवम। तो आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि अर्थवम के पास प्रोटोनेफ्रीडिया होता है या नेफ्रीडिया होता है? तो अर्थवम के पास होता है बेटा नेफ्रीडिया, अर्थवम के पास होता है बेटा नेफ्रीडिया। ठीक है जी, कोई दुखद समस्या तो नहीं। फिर आते हैं एंटीनरी ग्लैंड्स, या फिर बोला जाता है ग्रीन ग्लैंड्स। एंटीनरी ग्लैंड्स क्यों बोला? क्योंकि एंटीना पे प्रेजेंट होता है, ये एनिमल्स के एंटीना पे प्रेजेंट होता है। अब देखो बेटा, कॉकरोच तुमने पढ़ा, कॉकरोच क्या है? आर्थ्रोपोडा। कॉकरोच क्या है? आर्थ्रोपोडा। पर मैं आपको आगे बताऊंगी, आर्थ्रोपोडा में सिर्फ बेटा कॉकरोच ही थोड़ी आते हैं। आर्थ्रोपोडा तो सबसे बड़ा फाइलम है, उसमें तो भर भर के एनिमल्स है भाई, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं। अब फाइलम की अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाहो तो फाइलम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लास, क्लास कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर। अब आप इतना तो डिटेल में पढ़ते नहीं हो, लेकिन उसमें बेटा एक कैटेगरी है इंसेक्टा की, और एक और कैटेगरी होती है, जैसे इंसेक्ट जो आर्थ्रोपोडा के होते हैं उनमें मेल्फिगियन टिब्यूल्स होते हैं, उनमें मेल्फिगियन टिब्यूल्स होते हैं। और उनमें कैटेगरी होती है क्रस्टेशियंस बोलते हैं। जैसे आप इंसेक्टा बोलते हो, वैसे ही बेटा एक कैटेगरी होती है, वो फाइलम, सब फाइलम, क्लास क्या है जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है करने की, बट आर्थ्रोपोडा के अंडर एक कैटेगरी होती है जिसे क्रस्टेशियंस बोला जाता है। क्रस्टेशियंस में आपको एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड दिखती है। एग्जाम्पल प्रॉन्स, प्रॉन्स बेटा समुद्र में पाए जाते हैं, प्रॉन्स। यस, प्रॉन्स आर्थ्रोपोडा ही हैं, आर्थ्रोपोडा की ही एक कैटेगरी। क्रस्टेशियंस में आते हैं प्रॉन्स, प्रॉन्स में होते हैं एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। और इंसेक्टा भी आर्थ्रोपोडा के अंदर की ही कैटेगरी है, बट उसमें क्या दिखते हैं? मेल्फिगियन टिब्यूल्स। 100 से 150 मेल्फिगियन टिब्यूल।
एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, सिलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर। पढ़ा था कि नहीं? लिखे, क्रस्टेशियंस, a type of arthropod, a type of arthropod has this एग्जाम्पल प्रॉन्स। यहां से भी क्वेश्चन बनता है बेटा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल जहां पे भी दिया होगा वहां से क्वेश्चन बनता है। ओके पावनी बेटा, गुड, ठीक है। मैल्फिगियन टिब्यूल तो भाई बहुत सरल है, इंसेक्ट्स, अ कैटेगरी अंडर, अ कैटेगरी अंडर, अगेन किसके अंडर है? आर्थ्रोपोड। इंसेक्टा के पास हमेशा ये होते हैं, और इंसेक्टा का एग्जाम्पल लिख लो, प्यारा प्यारा, जग से न्यारा, रातों को निकलने वाला, गंदगी फैलाने वाला, बीमारी फैलाने वाला, कॉकरोच, पेस्ट, कॉमन पेस्ट ऑफ हाउस होल्ड। और किडनी बेटा, किडनी तो मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स के पास है। मछली जल की रानी, जीवन जिसका पानी, एम्फीबियंस हो गए, है ना जी, और सपोले यानी कि रेप्टिलियंस हो गए, पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में, एव्स हो गए, और बेटा मैमल्स हो गए। ये सारे क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स। इन सबको एक साथ मिला के क्या बोलेंगे? इन सबको एक साथ मिला के क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स के पास होती है बेटा किडनी फॉर एक्सक्रीशन। हाँ जी, जल्दी बताइए, किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? पहले यहां तक की बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, और फिर बेटा हम स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे ही सकते हैं। डन हो गया सारे बच्चों का? थैंक यू। अरे राहुल, अरे राहुल, चलिए डन हो गया। एक बच्चा कह रहे एव्स का एग्जाम्पल दो। अरे भाई, एव्स बर्ड होती है भाई, बर्ड के एग्जाम्पल नहीं पता? कौन सी जूलॉजी पढ़ रहे हो? कौन सी जगह का डॉक्टर बनना है भाई? एव्स का एग्जाम्पल पूछते हो तुम मुझसे? शर्म करो भाई। देखो, आप डांटने वाला काम करोगे तो डांट खाओगे फिर। ऐसा नहीं है कि मैम डाउट तो डाउट होता है, ऐसा कौन सा डाउट होता है? बचपन से जूलॉजी पढ़ रहे हो। चलिए पढ़ते हैं, और फिर मैं आपको प्रोटोकॉर्डेट एक बारी बता दूंगी, प्रोटोकॉर्डेट सेफेलोकॉर्डेट क्या है, ठीक है। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। बोला जब एनिमल किंगडम को हम सर्वे करते हैं तो हमें काफी सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट नहीं है, वर्टिब्रेट कौन है? मछली जल की रानी, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, एव्स, मैमल्स। जो वर्टिब्रेट नहीं है, these structures are simple tubular forms। बहुत ही सिंपल ट्यूब्यूलर फॉर्म, ट्यूब्यूलर। अरे चमगादड़ बर्ड नहीं होता भाई, चमगादड़ बर्ड कौन सी दुनिया में बर्ड है? तुम्हारी दुनिया में चमगादड़ बर्ड होता है? बोला सिंपल ट्यूब्यूलर। तुम मत बोलो बेटा, तुम बोलने से और बेटा सत्यानाश। हाँ, सिंपल ट्यूब्यूलर फॉर्म्स होते हैं, ट्यूब के फॉर्म्स में होते हैं, whereas vertebrates have complex tubular structures called as kidney, complex structures like kidney, and some of these structures are beta mentioned here। Protonephridia और flame cells are excretory structures in platyhelminthes। अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्लैट वर्म का, प्लेनेरिया है ना, प्लेनेरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ platyhelminthes। लिख लीजिए, मुझे
लगा यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया होगा प्लैटीहेल्मिन्थेस का। इन्हें प्लैटीहेल्मिन्थेस को फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस की बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, इसीलिए तो इनका नाम प्लैटी है, फ्लैटवर्म्स। और फ्लैटवर्म्स का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप नोट कर लो बेटा, प्लेनेरिया। वैसे तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने हैं, बट यहाँ पे भी प्लेनेरिया दिया हुआ है, तो आप प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। अगली बात क्या दी हुई है, रोटीफर्स। रोटीफर्स आर जूप्लैंक्टन। सम एनालिड्स, कुछ एनालिड्स में भी होता है। एंड सेफेलोकॉर्डेटा, जिसको एम्फीएक्सिस। सेफेलोकॉर्डेटा क्या होता है अभी मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। एम्फीऑक्सिस का ही दूसरा नाम ब्रैंकियोस्टोमा है, दूसरा नाम बेटा क्या है, लैंसलेट। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरीली कंसर्न विद आयोनिक एंड फ्लूइड बैलेंस रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। प्राइमरीली मतलब इनका मेन काम ऑस्मो रेगुलेशन है, बट ये एक्सक्रीटरी भी होते हैं, एक्सक्रीटरी प्लस ऑस्मो रेगुलेटरी। प्राइमरीली कंसर्न विद आयोनिक एंड फ्लूइड बैलेंस यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन। नेफ्रीडिया आर ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म इज अ कैटेगरी अंडर बेटा योर एनेलिडा एंड सम अदर एनालिड्स। और कुछ एनालिड्स में भी ये होता है, अर्थवर्म में भी होता है। नेफ्रीडिया हेल्प्स टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड आयोनिक बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। Malpighian tubules are excretory structures of most of the insect, including the cockroaches. ठीक है। Malpighian tubule help in the removal of nitrogenous waste as well as osmoregulation. Antennal glands या green gland perform excretory functions in crustaceans like prawns. And बेटा आप समरी में आगे जाके देखोगे excretory function भी होता है, osmoregulation भी होता है, ये सारे करते हैं। तो क्रस्टेशियंस आर अ कैटेगरी अंडर आर्थ्रोपोडा, एग्जाम्पल है प्रॉन्स। और ह्यूमंस के बारे में पढ़ोगे, अगला टॉपिक ही है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सारे वर्टिब्रेट के अंदर बेटा होती है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं किडनी। यस, समझ में आ गई बात। तो जितनी चीजें बेटा हमने पढ़ी वो सारी चीजों को हमने एनसीईआरटी से भी रीड कर लिया। मुझे पहले बताइए बेटा, कोई दुखदर्द समस्या? बेटा स्लो स्लो कराओ क्या होता है, तुम यहाँ पे ज्ञान मत दो, पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, पढ़ाई कर लो, ठीक है। जितनी चीजें मिलती है ज्यादा सर पे मत चढ़ो, पढ़ाया जा रहा है, चुप करके पढ़ लो। और अगली बार नाम दिख गया तो सीधे बेटा सब्सक्रिप्शन कैंसिल होगा, याद रखना, ठीक है ना। तो ज्ञान देने के लिए मत आओ, जीवन में कुछ किया है नहीं आपने अभी और पहले से ज्ञान दे रहे हो अपने टीचर्स को। बेटा थोड़ा सा मतलब 1 घंटे 15 मिनट में हमने सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। ये जिम्मेदारी तो जेन्युइनली आपकी होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं। चलिए चलिए, आप अपने दिमाग की स्पीड को कृपया करके बढ़ाइए। अगर एक बेटा जैसे आता है ना कि बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, ऐसा साबुन तुम्हारे दिमाग के लिए आना चाहिए था। ये स्लो दिमाग को थोड़ा फास्ट कर देते फिर। तो यहां पे कमी है, इसको क्यों नहीं सुधारते हो? थोड़ा इसका इस्तेमाल करो, जंग लग रहा है जिसमें, इसमें स्पीड क्यों नहीं बढ़ाते हो? फिर एग्जाम आता है, फिर रोना आता है, मम्मी पापा फालतू में डांट रहे हैं हमको। तो काम ही ऐसे करते हो, पढ़ते नहीं हो, लिखते नहीं हो, उंगली हमेशा ऐसे रहती है, इसने गलत किया है, इन्होंने। नहीं, हम नहीं करेंगे इग्नोर, नहीं करेंगे इग्नोर, डांटेंगे, खूब सारा डांटेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे और फिर बेटा करेंगे आगे टॉपिक को शुरू। क्यों ना गुस्सा निकालूं, बड़े आए तुम लोग, काहे इग्नोर कर दे हम, सब इग्नोर कर दे हम, हाँ सब दिमाग में भर लें, दुख का पहाड़ अपने बॉडी के अंदर बेटा एकदम वो कर लें। हम नहीं करेंगे ऐसा, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बेटा एक बारी मैं आपको ना ये क्या बोलते हैं सेफेलोकॉर्डेट के बारे में एक बारी बता देती हूं। चलिए, यस, ठीक है। और फिर बेटा हम क्या शुरू करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस एवरीबॉडी, चलिए जी चलिए जी चलिए जी, मैं आपको बता देती हूँ सेफेलोकॉर्डेट क्या होते हैं। तो जैसे कि बेटा आपने एक फाइलम पढ़ना है एनिमल किंगडम में जिसे बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें आप भी आते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, इसके अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं, 2 ग्रुप्स आते हैं। एक ग्रुप होता है प्रोटोकॉर्डेट्स, जो प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव कॉर्डेट, पुराने कॉर्डेट्स। और एक ग्रुप होता है बेटा जिन्हें बोला जाता है यूकॉर्डेट, यूकैरियोट्स। यू का हमेशा क्या मतलब होता है, यू का मतलब ट्रू कॉर्डेट्स। एक पुराने कॉर्डेट्स हैं, एक नए कॉर्डेट्स होते हैं।
इसके अंडर बेटा एक सब फाइलम आता है जो कहलाता है वर्टिब्रेटा, जो कहलाता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसके अंडर आप आते हो, पर इसकी भी बहुत तगड़ी क्लासिफिकेशन है आगे, ठीक है। यस। और बेटा प्रोटोकॉर्डेट में ना 2 सब फाइलम आते हैं। एक सब फाइलम आता है, एक सब फाइलम आता है बेटा जिसे बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट में सेफेलोकॉर्डेट, जिसका एग्जाम्पल तुमने लिखा हुआ है ब्रैंकियोस्टोमा, लैंडस्लेट, है ना। एक सब फाइलम इसके अंदर ही आता है। एक सब फाइलम और पढ़ोगे एनिमल किंगडम में, आप इसको ना नोट कर लो ताकि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि ये किस कैटेगरी में है। तो इसके अंदर एक और सब फाइलम आता है जिसे यूरोकॉर्डेट बोलते हैं, यूरोकॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है, या ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। इसे फटाफट से नोट करो बेटा। फिर ह्यूमन, हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो बचपन से बनाते हुए आ रहे एक डायग्राम, लेकिन मुझे अभी भी पूर्ण विश्वास है कि कई सारे बच्चे अभी भी उस डायग्राम में गलती करेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं बेटा शुरू, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बिल्कुल सही शिवानी बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड शिवानी। चलिए चलिए चलिए, करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को शुरू। सेकेंड ग्रुप क्या लिखे हैं बेटा? पहला लिखे हैं प्रोटोकॉर्डेट और दूसरा लिखे हैं यूकॉर्डेट। ये लिखा है EU, यूकॉर्डेट लिखा है, यूकॉर्डेट, ठीक है। क्या तैयार हैं बेटा? बेहतरीन से भी बेहतरीन, सुपर से भी ऊपर, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, जग से न्यारा, आपका अपना बेटा, आपका प्यारा जग से न्यारा टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। देखिएगा आप कितनी सारी गलतियां इसमें करते हैं जो आपको लगता है कि आपको पता है, कुछ चीजें तो आपको पता है और कुछ चीजें शायद आपको थोड़ी कम पता है, ठीक है। हेडिंग डालते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले तो कृपया करके बेटा हम इसमें सबसे पहले लिखते हैं कि इनमें होता क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या है, क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है आपके पास अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। हम सबसे पहले इसकी छवि बनाएंगे और 1 बाय 1 बेटा किडनी को डिटेल में करना है। इसमें सबसे ज्यादा डिटेल में किडनी ही दिया हुआ है। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इनके बारे में इन्होंने तो बेटा इनको ज्यादा इज्जत नहीं दी है, ज्यादा नहीं बोला है, बोला भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं तो मतलब इनका सिर्फ जिक्र किया है, नाम, इनके बारे में कुछ नहीं बताया, बट आपको 1-2 लाइन पता होनी चाहिए इनके बारे में, नहीं तो फिर आप ऑल टाइम कंफ्यूज रहते हैं। सबसे ज्यादा डिटेल में चर्चा की है किडनी की, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इनके पार्ट्स लिखेंगे बेटा, दैट इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट इट कंसिस्ट्स ऑफ, it consists of number 1 a pair of kidney, number 2 a pair of ureter, number 3 a urinary bladder and a urethra। हाँ जी, ठीक है। अब हम इसकी बेटा छवि बनाएंगे, तो मेरे लिए इतना स्पेस काफी है, आपके पास भी अगर हाफ पेज का स्पेस है तो काफी है। बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए लेफ्ट वाली किडनी या राइट वाली किडनी, कौन सी किडनी होती है जो नीचे होती है कंपैरेटिवली दूसरे के, और ऐसा क्यों होता है कृपया करके ये भी बताइए। एक किडनी है जो कंपैरेटिवली थोड़ी नीचे होती है और एक किडनी होती है ऊपर होती है। नीचे कौन सी होती है किडनी कंपैरेटिवली, वो बताइए आप, और क्यों होती है ये भी बताइए।
जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी 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 बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी। राइट 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 इज द राइट आंसर, राइट इज द राइट आंसर। काहे रीजन क्या है, रीजन क्या है? राइट साइड पे ऐसा क्या है जो किडनी को नीचे हो जाना पड़ा बेटा? जितने लोगों ने ना एड्रिनल ग्लैंड लिखा है रीजन, जितने लोगों ने हार्ट लिखा है रीजन, जितने लोगों ने स्टमक लिखा है, पूरा उनके बॉडी के अंदर का आपका सिस्टम ही खराब है बेटा। आपकी बॉडी में ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट है यही नहीं पता तुम्हें। कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टमक। स्टमक इनके इधर है बेटा, इधर नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, स्टमक इनके इधर है। अरे भाई लीवर होती है, लीवर अभी पढ़ा था ना तुमने बॉडी ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, लंग्स राइट वाले लंग के नीचे होती है डायाफ्राम। अरे भाई तो जो आपकी राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे, बहुत ही गंदी किडनी बन गई। और आपकी लेफ्ट किडनी हो गई जरा सी ऊपर। बनाइए जी। ठीक है, आप बेटा किडनी से यूरिन को कैरी करने वाली डक्ट कौन सी होती है पहले आप मुझे बताइए। मैं आपकी नॉलेज थोड़ा टेस्ट करना चाह रही हूं। ये तो मैं किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है ना अपनी एड्रिनल ग्लैंड वो दिखा रही हूं। आप मुझे ये बताइए किडनी से अभी यूरिन बनेगा जब, तो यूरिन को कैरी करने वाली डक्ट को क्या बोलते हैं? जो किडनी से यूरिन को कैरी करके लेके जाएगी। हाँ यही तो मैं चेक करना चाह रही थी कि कुछ लोग बोलेंगे यूरेथ्रा, कई लोग बोलेंगे यूरेटर, है ना? तो यूरेथ्रा वाले लोग बेटा जोर से बजाएंगे अपने ऊपर सर पे। यूरेथ्रा कैरी करती है क्या यूरिन को किडनी से? नलायकों, डक्ट कौन सी होती है यूरिन को कैरी करने वाली? यूरेटर। और ये यूरेटर कैरी करके किधर को लेके जाती है? अभी ये मत कह देना कैरी करके फिर से किडनी में ले जाएगी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। कहां लेके जाती है? यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आपकी हो गई एड्रिनल ग्लैंड, जो आप हार्मोन वाले चैप्टर में यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हो गई आपकी लेफ्ट किडनी, लेबलिंग में गलत ना कर देना। ये हो गई आपकी राइट किडनी, ये आपके यूरेटर हो गए। राइट और लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है इनमें, सिंपली आप लिख दो ये हो गए आपके यूरेटर। ये हो गई आपकी यूरिनरी ब्लैडर, और अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर आता है बेटा, तो जिसके मदद से बाहर आता है उसे बोला जाता है यूरेथ्रा, उसे बोला जाता है यूरेथ्रा। मेल और फीमेल की यूरेथ्रा थोड़ी अलग होती है, तो इसकी डिस्कशन मैं आगे कराऊंगी, ठीक है? मेल और फीमेल की यूरेथ्रा थोड़ी अलग होती है, तो इसे मैं आगे कराऊंगी अभी, ठीक है? इसके अलावा बेटा आर्टरीज और वेन्स का भी कुछ बेटा एनसीईआरटी में मेंशन है ना? आर्टरीज और वेन्स, आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करती है? आयोटा करती है। पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करती है? आयोटा करती है कि नहीं? अगर मैं ये आयोटा बनाती हूं तो आयोटा की ये वाली ब्रांच क्या होगी बेटा? अगर मैं इसे आयोटा बनाती हूं, ये वाली ब्लड वेसल आयोटा है, तो आयोटा की वो ब्रांच बताओ जो ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। आयोटा तो मेन टहनी है ना, याद करो मैंने तुम्हें क्लास में समझाया था। आयोटा तो मेन टहनी है,
आयोटा तो मेन टहनी है, आयोटा की ब्रांचेस को क्या कहेंगे, आर्टरी कहेंगे कि नहीं? आयोटा की जो ब्रांच होगी जो ऑर्गन्स के पास जा रही है उसे आर्टरी बोलते हैं। जैसे तुमने पढ़ा था सिस्टमिक आर्टरी, अब तुम सिस्टमिक वर्ड टिश्यू के लिए ओवरऑल यूज करते हो। अब तुम्हें पता है कि ये आर्टरी कहाँ ब्लड लेके जा रही है, कहाँ ब्लड लेके जा रही है, किडनी में ब्लड लेके जा रही है। ये जितना बेसिक है ना बेटा उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके टॉपिक के बेसिक्स नहीं क्लियर होते ना बेटा, तब तक आप कितना भी आगे पढ़ लें दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल। तो बेसिक्स हमेशा क्लियर रखने हैं। तो इसे क्या बोलेंगे मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों? आर्टरी बोलेंगे, वो भी रीनल आर्टरी बोलेंगे। तो मैं कह सकती हूं मैम ये है हमारा आयोटा। लेबलिंग के लिए पूछ सकते हैं बेटा कोई भी चीज, और इसे बोलेंगे हम रीनल आर्टरी। रीनल क्यों? क्योंकि मैम किडनी में से एसोसिएटेड है रीनल, और आर्टरी क्योंकि वो आयोटा की ब्रांच है इसीलिए रीनल आर्टरी। वैसे बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से या किसी भी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रिमूवल के लिए आपके पास क्या होते हैं? वेन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आपके पास वेन्स होते हैं। और वेन्स आगे जाके किससे मर्ज होती है? वेन्स आगे जाके किससे मर्ज होती है मैम? वीना केवा से मर्ज होती है कि नहीं? वेन्स आगे जाके किससे मर्ज होती है प्यारे बच्चों? वेन्स आगे जाके किससे मर्ज होती है? वीना केवा से। किडनी बॉडी का अपर पार्ट है या बॉडी का लोअर पार्ट में आता है? लोअर ऑर्गन्स में आता है या अपर ऑर्गन्स में आता है? आपके पास दो वीना केवा है, सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा। तो जो वीना केवा आपके लोअर बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है, जो लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, उसे क्या बोलेंगे? सुपीरियर वीना केवा या इंफीरियर वीना केवा? इसे बोलेंगे इंफीरियर वीना केवा। बट इंफीरियर वीना केवा तक किडनी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने पहुंचाया होगा? आपकी वेन्स ने। और कौन सी वेन यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है? रीनल वेन। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके एरोज बना लो, क्योंकि मुझे पता है कितना भी बोलूं आधे बच्चे पढ़ते हैं नहीं और उनको हमेशा कंफ्यूजन रहती है। भाई आर्टरी से ब्लड आ रहा है, किडनी में सप्लाई हो रहा है, लेकिन वेन्स तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होगी ना बच्चों? हाँ या ना, मानते हो कि नहीं? फ्लो ऑफ ब्लड समझ में आया ना? यस यस एवरीवन। कोई दुखद समस्या बेटा? कोई दुखद समस्या जल्दी बताओ। क्या इस डायग्राम में किसी को कोई दुखद समस्या? क्या इस डायग्राम में किसी को कोई दुखद समस्या? डॉर्सल आयोटा बोलो, आयोटा बोलो, सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग। आयोटा एक ही होती है क्योंकि। ठीक है, क्लियर है? ओके वीना, यस। सबका डायग्राम बन गया है तो बेटा एक थम्स अप दे दो। बेहतरीन खूबसूरत ड्राइंग अगर आप लोगों ने कर ली है तो हम किडनी की थोड़ी इंट्रोडक्शन बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे पास 15 मिनट्स टाइम है। क्या हम किडनी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दे? क्या नहीं बेटा, देंगे ही। अब वो तो हम देंगे ही। मैं तो बस बेटा आपकी इज्जत के लिए बेटा आपसे पूछ भी रही हूं, है ना? डन। और मेरे साथ साथ में बेटा देखो मैंने एक एक पार्ट बनाया, एक एक पार्ट आपके साथ लेबल किया। हर चीज बेटा क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो, छोटी से छोटी चीज हो, हर चीज को बेटा हमें अच्छे से करना है ना? किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है। हम बेटा जैसे कि मैंने आपसे बोला, हम एक एक करके 1 by 1 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है बेटा टॉपिक ऑफ डिस्कशन का, अमंग द एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज योर किडनी। किडनी का शेप कैसा दिखा बेटा? जैसे आप बहुत सारी चीजों का शेप बताते हैं, किडनी शेप, किडनी को खुद ही बेटा आप इस्तेमाल करते हैं शेप समझाने के लिए। जैसे किडनी शेप न्यूक्लियाई, जैसे किडनी शेप न्यूक्लियाई आपने किसके लिए बोला था? अगर आपको याद आ रहा हो, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियाई होता है जो आप किडनी शेप बोलते हैं या बीन शेप बोलते हैं या हॉर्सशू शेप बोलते हैं। तो कई बार जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे ना और हम पूछते थे बताओ किडनी का शेप क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं किडनी शेप होती है। ऑफ कोर्स बेटा किडनी का शेप किडनी शेप ही होता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें बोलना है तो बीन शेप बोलोगे। बीन शेप राजमा, है ना? बीन शेप राजमा। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि नहीं,
तो हम जब बीएचयू में मैंने मास्टर्स जब कर रही थी तो हम लोग का रैट पे बड़ा एक्सपेरिमेंट होता था, माइस पे, रैट पे। तो माइस की जब आप बेटा किडनी देखोगे ना तो एक्चुअल में माइस की जो किडनी होती है वो और राजमा में आप अगर रखा हुआ हो ना, पका हुआ, तो फर्क नहीं कर पाओगे, इतना सिमिलर दिखता है एक्चुअल में, इट सीम्स लाइक दैट, है ना। तो किडनी का शेप कैसा है? इट इज बेटा बीन शेप्ड, इट इज बेटा बीन शेप्ड। इसकी कुछ डायमेंशंस एनसीईआरटी में दी हुई है, लेंथ, विड्थ, है ना, एंड थिकनेस, और एक दिया हुआ है बेटा इसके वेट के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ईयू फ्यू मत करो, आगे तुम्हें ये करना भी है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करोगे नहीं, ईयू फ्यू करोगे तो क्या एमबीबीएस में जाओगे बेटा, पहले दिन बेहोश हो जाओगे तुम तो। चलिए इसकी लेंथ कितनी होती है? एनसीईआरटी कहती है इसकी लेंथ जो होती है ना मैम, वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ होती है वो दी हुई होगी 5 से 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस होती है वो दी हुई होगी मेरे ख्याल में 2 से 3 सेंटीमीटर। इसका वेट भी दिया हुआ है, एक बारी मुझे बेटा इसका वेट कंफर्म करना कि मैंने सही लिखा है या नहीं, शायद 120 से 170 ग्राम, फिर भी चेक कर लेना एक बारी, मुझे चेक करके बताओ, ठीक है। और एनसीईआरटी में बेटा जो भी डायमेंशंस दिए होते हैं वो डायमेंशंस एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। मैं अतिरिक्त ज्ञान कभी भी नहीं बोलती हूं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना बेटा वो आपको पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में लेंथ दी हुई है, एनसीईआरटी में विड्थ दी हुई है, एनसीईआरटी में थिकनेस दी हुई है, एनसीईआरटी में वेट दिया हुआ है। मैं एक पहले छोटा सा डायग्राम बना रही हूं, सही है ना, करेक्ट है ना। अगर आप किडनी को देखेंगे, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एटलीस्ट आज आप यहां से शुरू करेंगे ना बेटा तो आपको अगली क्लास में कंटिन्यूटी में बहुत हेल्प होगी, है ना। जब आप किडनी की बात करते हैं तो किडनी के एकदम बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, उसे बोला जाता है रीनल कैप्सूल। और किडनी अंदर से बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक बाहर वाला हिस्सा होता है, और ये शब्द आप बहुत ज्यादा सुनेंगे आगे भी, एक बोला जाता है कॉर्टेक्स, एक बोला जाता है मेड्यूला। और आप एड्रिनल ग्लैंड भी आगे जब पढ़ेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड में भी एक हिस्सा होता है कॉर्टेक्स, एक हिस्सा होता है मेड्यूला। सो दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। बायोलॉजी में ना कॉर्टेक्स का मतलब बाहर का होता है और मेड्यूला का मतलब अंदर का हिस्सा होता है, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट पहले यहां पे लिखना चाहती हूं कि आउटर कवरिंग एक होती है, आउटर कवरिंग एक होती है जिसे बोला जाता है रीनल कैप्सूल, जिसे बोलते हैं बेटा रीनल कैप्सूल। दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एंड किडनी को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, किडनी को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बेटा आउटर कॉर्टेक्स और एक होता है बेटा इनर मेड्यूला। बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, अंदर वाला हिस्सा मेड्यूला, ठीक है। डन 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 डन। थोड़ा सा मैं इसके अंदर कॉर्टेक्स और मेड्यूला को आपको दिखा के जाती हूं, ठीक है, दिखा के डायग्राम में बेटा, ऑब्वियसली। सबने डन कर लिया? चलिए, बहुत शानदार। एक किडनी का आप हेडिंग डाल के लिखिए, एक किडनी का बेटा आप हेडिंग डाल के लिखिए,
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इंटरनल और नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही बनाइए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आप क्या करना ना बेटा, एकदम लेफ्ट साइड में डायग्राम, लेफ्ट लेफ्ट में ही डायग्राम बनाना, क्योंकि इसके कुछ कुछ पार्ट्स को हम जूम करके राइट साइड में दिखाने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। तो डायग्राम को आप क्या करेंगे, लेफ्ट में बनाना। कोई भी पार्ट इसमें से मुझे जूम करना हो ना, तो मेरे पास राइट साइड में थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, बट आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना सकते हो, ठीक है। तो बनाते हैं एक बहुत ही सुंदर सा किडनी। ठीक है, किडनी के राउंड कनेक्टिव टिश्यू को दिखाते हैं, ये ना। अब मैं व्हाइट वाले को वापस से बना देती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाई है, ये हमने बनाई है रीनल कैप्सूल। ये क्या है, ये है आपके किडनी के आउटर टफ कवरिंग एक होती है, इसे बोलते हैं रीनल कैप्सूल। वैसे तो बेटा बहुत सारे वॉल होते हैं किडनी के, रीनल कैप्सूल, रीनल फेशिया, एडिपोज, है ना, बट एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, तो हम उतना तो नहीं डिटेल में करेंगे रीनल कैप्सूल। अब एक ना बेटा बाहर वाला हिस्सा है किडनी का, और एक अंदर वाला हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं मेड्यूला। तो ये सेंटर वाला हिस्सा है, इसे मेड्यूला बोलते हैं, और ये बाहर वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स। थोड़ा सा डायग्राम बना के जाते हैं, फिर यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऐसे मत बनाओ, एक सेकंड बेटा। एक काम करो बेटा, फिर ना अभी आप लोग बहुत टाइम लोगे, क्योंकि मैं खुद ही बेटा धीरे धीरे करके बना रही हूँ, तो आप गलत ना बना लो, है ना। तो गलत नहीं बनाना है, इसको बनाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम जो है हमारे पास अभी थोड़ा कम बचा हुआ है। या तो इतना बना के चले जाओ, गलत मत बना लेना बस, ध्यान से बनाने। ये लास्ट में बना के जा रही हूँ, इसके बाद हम अगली क्लास में बनाएंगे, ठीक है। बस यहीं तक बना लो। अभी यहीं तक इतना बना लो, ठीक है। हाँ, इतना बना लो, ये अगली क्लास में कंटिन्यू हो जाएगा, ये अगली क्लास में कंटिन्यू हो जाएगा। बना लो, अभी आपके पास जो टाइम है बस इतना ड्राइंग बना लो, फिर तो हम अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। जस्ट मेक दिस मच। इसी डायग्राम को ले आऊंगी अगली क्लास में, तो यहां से हम कंटिन्यू कर लेंगे।
दैट्स ऑल। ठीक है, चलो डन डन आर डन कर लो। एक्चुअल में ग्रीन वाला जितना भी हिस्सा देख रहे हो ना, इससे भी बेटर बन सकता था, बट कोई बात नहीं, इससे भी मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी लेबलिंग नहीं कराऊंगी क्योंकि यहीं से कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो इसके आगे मैं अभी नहीं बता रही हूं। इससे थोड़ा सा अंदर वाला स्ट्रक्चर और बेटर बन सकता था, अभी समय भी कम है ना, फिर फटफट से नहीं बनेगा, आपसे भी नहीं बनेगा, तो वी विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, यहां तक सब लोगों ने कर लिया है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। बेटा मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की रीडिंग आपको ये छोड़ के जा रही हूं। अच्छा, किडनी की लोकेशन तो मैंने बताई नहीं, ठीक है, लोकेशन इसकी, लोकेशन लिख के लो बेटा, लोकेशन छूट गया है अभी, मुझे इस डायग्राम से याद आया किडनी कहां पर प्रेजेंट होती है, कहीं पे बेटा ऐड कर लो, क्योंकि फिर ये पॉइंट ना छूट जाएगा, फिर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ना स्टार्ट कर लें। इसकी लोकेशन बेटा बताई हुई है लास्ट थोरैसिक, जैसे आप क्या बोलते हैं, ट्रेकिया के केस में पढ़ते थे, अभी समझाती हूं आपको। लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री, इट इज लोकेटेड बिटवीन लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री, जिसे बोलते हैं T12, एंड थर्ड लंबर। आपकी जैसे वर्टिब्रल कॉलम होती है ना बेटा, वर्टिब्रल कॉलम में अलग अलग वर्टिब्री होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री। जैसे आपने ट्रेकिया के केस में बोला था ना, ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्री। तो आप अगर वर्टिब्रल कॉलम से कंपेयर करोगे तो आपकी जो थोरैसिक, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री होती है नंबर 12 वाली, तो T12 लिखते हैं लास्ट थोरैसिक, T फॉर थोरैसिक। लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री 12 नंबर वाली होती है, टोटल 12 ही थोरैसिक होती है। और L फॉर लंबर वर्टिब्री, बेटा थोरैसिक के नीचे लंबर वर्टिब्री होती है, तो लंबर वर्टिब्री का नंबर 3, तो थर्ड लंबर और 12वीं नंबर वाली थोरैसिक वर्टिब्री के बीच में जो स्पेस होता है, अगर आप देखोगे उसी पोजीशन में आपकी किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है, बिटवीन T12 एंड L3। डन एवरीवन, ठीक है। चलिए, अब तक बच्चों की डिमांड होती थी गाना सुनाओ, और अब बच्चों की डिमांड होती है भोजपुरी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी। अरे भाई, तुम सिर्फ बेटा गाना सुनो, डिमांड नहीं, जो गाना आता है वही गाना सुना पाऊंगी, और क्या सुना पाऊंगी, है ना। यस, चलिए सुना देती हूं जो मेरे दिमाग में आ रहा है। करके मैं भूल गई, है ना। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। थैंक यू सो मच, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बेटा, हाउ वाज द लेक्चर, आपको कैसा लगा। और पूरे हफ्ते जबरदस्त बेटा आप पढ़ाई करना। हम मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू ऑल मेरे प्यारे प्यारे सपोलो, बाय बाय, थैंक यू।